जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान के जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में मॉक टेस्ट संख्या 2 लेके आया हूं। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है अभी शुरुआत है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले जो सुपर टेट का एग्जाम है या रेडियो ऑपरेटर भर्ती जो जिसमें साइंस आएगा तो उन सबको फोकस करते हुए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा आप। और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है आपको बहुत नॉलेज होगी और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो प्रश्न है वो 31 से लेके 50 तक शामिल है, मतलब 20 प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 31 से स्टार्टिंग है और ये पहला प्रश्न है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? दोस्तों पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, ये हमारे लिए प्रश्न है। दोस्तों पौधों में दो संवहनीय ऊतक होते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। जो जाइलम होता है ये जल का परिवहन करता है, तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन सी। जाइलम एक संवहनीय ऊतक है, एक मस्कुलर टिश्यू है जो पौधों में जल को कैरी करता है। और बात करें वो फ्लोएम की, दोस्तों फ्लोएम मतलब फूड, ये फूड को कैरी करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक डायग्राम के थ्रू आप इसको समझें तो ये दो टिश्यू दिए गए हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। दोस्तों जाइलम का काम यह है और ये हमेशा अपवार्ड काम करेगा, ध्यान रखना। जाइलम की दिशा हमेशा अपवार्ड होती है, क्यों? क्योंकि ये पौधों की जड़ों से जल को सींचकर, मतलब जल को अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। क्योंकि जल कहाँ रहता है? पौधों की जड़ों में, तो ये जड़ से उठाएगा जल को और ऊपर लेके चला जाएगा। जबकि मैं बात करूँ फ्लोएम की तो इसकी दिशा टू डायरेक्शन की होती है, मतलब ये ऊपर भी जाता है और ये नीचे भी जाता है, याद रखना। तो ये आप याद रखें दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ आप और याद रखना, ये जो होते हैं वो डेड सेल के बने होते हैं। ये जो ऊतक है आपके, चाहे वो जाइलम हो चाहे वो फ्लोएम हो, ये मोस्टली डेड सेल के बने होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं वापस। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? पौधों में जल का परिवहन ये जाइलम के माध्यम से होता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? मतलब मानव का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वो वैज्ञानिक है जिसने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी, आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो मानव में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है ये डबल होता है, आपका दोहरा होता है, और मानव में डबल के साथ साथ क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। क्या मतलब है इन दोनों शब्दों का? दोस्तों हमारे हृदय से अंगों में और फिर अंगों से हृदय में रक्त सर्कुलेट होता है, तो कैसा हो गया? आपका डबल सिस्टम हो गया। बंद का मतलब है कि मानव में जो ब्लड रहता है वो वेसल्स होती हैं आपकी, ब्लड वेसल, जिसमें आपकी धमनी है, सिराएँ हैं या जो वाहिकाएँ होती हैं, उनमें जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो ये एक तरीके से बंद सर्कुलेशन सिस्टम होता है, आप याद रखिएगा। किसने बताया था सबसे पहली बार? विलियम हार्वे के द्वारा बताया गया था। क्लियर है दोस्तों? चलिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखे गए हैं दोस्तों। ऑप्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे मेंडल। दोस्तों जो मेंडले हैं इन्हें आनुवांशिकता का जनक माना गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना गया, ये भी आप याद रखें। और मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। रोनाल्ड रोस लिखे गए हैं दोस्तों। रोनाल्ड रोस ने बताया था मलेरिया पैरासाइट के बारे में, तो ये आप याद रखना, मलेरिया एक पैरासाइट के कारण होता है, ये सबसे पहली बार किसने बताया था? दोस्तों रोनाल्ड रोस ने इस बात की पुष्टि की थी। और रोनाल्ड रोस को इसी काम के लिए 1902 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ था। यह भी आप याद रखें, मलेरिया परजीवी से होता है, ये रोनाल्ड रोस ने ही सबसे पहली बार बताया था। और रोनाल्ड रोस का यूपी, मतलब कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश, उस टाइम पे अल्मोड़ा था, यहाँ पे पैदा हुए थे, याद रखना इसके बारे में। तो ये आप याद रखें। इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? रुधिर सर्कुलेशन सिस्टम, ये बताया था विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन संख्या 33 क्या कहा गया? अगला प्रश्न, डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दोस्तों ह्यूगो डी ब्रीज ये किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों ह्यूगो डी ब्रीज का मतलब था म्यूटेशन का सिद्धांत। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन का सिद्धांत। दोस्तों उत्परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकृति द्वारा हमारे जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें चेंजिंग आ जाए,
हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग होना वो म्यूटेशन होता है। तो ये म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए जैसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दोस्तों किसके द्वारा दी गई? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी। और जाति उद्भव का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये दिया गया था। दोस्तों डार्विन की किताब याद रखना, और वो किताब है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ओरिजिन ऑफ दी स्पीसीज। ये किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो डी व्रीज किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों डी व्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थायी रखती है? दोस्तों शरीर को ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि वो आपकी हाइपोथैलेमस भी है और आपकी पीनियल ग्रंथि भी है। तो इसका सही जवाब होगा आपका पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि शरीर के ताप को स्थायी रखती है और साथ साथ हाइपोथैलेमस भी हमारी बॉडी के तापमान को रेगुलेट करती है। दोनों इसके आंसर सही है। तो आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से उनको पीनियल पे आप टिक करें जब आपके ऐसे ऑप्शन में आए। मैं बात करूं यहाँ पे कुछ ग्रंथियों के बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि बता रहा हूँ, मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो है आपकी थायराइड। मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये है आपकी थायराइड। पूछ लेता है आपका थायराइड ग्रंथि, इसे अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है और थायराइड ग्रंथि को ही एडम्स एप्पल कहा गया है। थायराइड ग्रंथि ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो सबसे छोटी है आपकी पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है पीनियल ग्रंथि। दोस्तों पीनियल ग्रंथि को मानव की थर्ड आंख भी कहा जाता है, तीसरी आंख किसे कहा गया? तो मानव की तीसरी आंख कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को, क्योंकि ये वहाँ पर होती है जहाँ पे बिंदी लगती है या टीका लगता है। और इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन हार्मोन हमारे नींद की क्रिया, सोने की क्रिया, जागने की क्रिया इसको रेगुलेट करता है। तो मानव एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ग्रंथि मानव के बॉडी क्लॉक को मेंटेन करती है। तो ये सही जवाब होगा आपका पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों पीयूष ग्रंथि, इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, सोमेटोट्रोपिन निकलता है, तो कई सारे वृद्धि हार्मोन इससे निकलते हैं। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि मानव के शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा गया, तो पीयूष ग्रंथि। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है और ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों का संश्लेषण करता है और इसे मास्टर का मास्टर कहा गया है। कभी क्वेश्चन आए कि मास्टर का मास्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों मास्टर का मास्टर कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है और हाइपोथैलेमस हमारे संवेग, हमारे भूख प्यास सबका केंद्र माना जाता है। भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, ताप को नियंत्रित करता है ये। इसके साथ साथ जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, बीपी है, उन सबको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सी ग्रंथि शरीर को ताप स्थापित रखती है? पीनियल ग्रंथि रखती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? दोस्तों मतलब कहने का है कि एक एनिमल सेल जो होती है और एक जो प्लांट सेल होती है, इसमें आप अंतर कर सकते हैं किस बेस पे? दोस्तों केंद्रक, तो केंद्रक दोनों में पाया जाता है। कोशिका कला पाई जाती है लेकिन क्लोरोप्लास्ट, दोस्तों पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो पौधों की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन जंतु कोशिका में जो क्या नहीं होता? जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। साथ साथ जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती। ये आप याद रखना। अगर एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल नहीं होगी, लेकिन जो आपकी प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल पाई जाती है। और प्लांट की सेल वॉल, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना, पूछता है एग्जाम में कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो किस आधार पे आप कर सकते हैं? एक तो आप क्लोरोप्लास्ट के आधार पे और दूसरा आप सेल वॉल के आधार पे। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम प्रतिजैविक यानी कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? दोस्तों दुनिया की पहली एंटीबायोटिक ये थी आपकी ऑप्शन डी, पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि है, ये आप याद रखें। अच्छा, पेनिसिलिन को बनाया किसने था दोस्तों? वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन बनाई गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन को बनाया गया था, याद रखना इसके बारे में, ये पूछता आपके। अच्छा, पेनिसिलिन किससे बनाई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली जो एंटीबायोटिक औषधि थी वो किससे बनाई गई दोस्तों? वो बनाई गई थी एक कवक से, और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ये भी आप याद रखना, पूछता है एग्जाम में। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है, इसके द्वारा पेनिसिलिन बनाई गई थी। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है? दोस्तों, परागज ज्वर वास्तव में ये कोई बुखार नहीं होता। हे फीवर की अगर मैं बात करूँ, इसको हे फीवर बोलते हैं, तो हे फीवर ये कोई बुखार नहीं है दोस्तों, इट इज़ ए सीजनल एलर्जी। क्या है ये एक प्रकार की एलर्जी है। मतलब मौसम बदलते मौसम के दौरान या धूप में जाने से, धूल में जाने से आपको लगातार छींकें आएंगी और आपकी नाक से पानी निकलेगा, आंखों से पानी निकलेगा, तो ये सीजनल एलर्जी होती है। परागज ज्वर क्या है? एक एलर्जी है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है कि परागज ज्वर क्या है, एक एलर्जी होती है। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो एंटीपायरेटिक होती है, एंटीपायरेटिक क्या चीज़ होती है? एंटीपायरेटिक क्या चीज़ होती है दोस्तों? दर्द दूर करने वाली दवाई तो एनाल्जेसिक होती है। ऐसी दवाई जो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, या आसान शब्दों में कहूँ तो बुखार को कम करने वाली दवाई वो एंटीपायरेटिक होती है। हमारे शरीर के बढ़े हुए ताप को नॉर्मल रखने वाली दवाइयाँ एंटीपायरेटिक होती हैं। लाइक दैट पैरासीटामोल, एक पैरासीटामोल का नाम आप सुने होंगे। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल एक तरीके की एंटीपायरेटिक होती है, पैरासीटामोल, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? परागज ज्वर क्या होता है? ये एक प्रकार की एलर्जी होती है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों वृद्धावस्था। अच्छा, एक शब्द आपसे पूछेगा कि जीरोंटोलॉजी क्या है। दोस्तों, कभी आपके एग्जाम में आए कि जीरोंटोलॉजी क्या होता है? वृद्धावस्था का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कहलाता है। याद रखना इसके बारे में, ये पूछता है कि जीरोंटोलॉजी क्या है। बूढ़े लोगों का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अगले प्रश्न में? क्वेश्चन संख्या 38, चाय की पत्तियों के संसाधन मतलब प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? दोस्तों, चाय की पत्तियों की जो प्रोसेसिंग होती है, इसमें कौन सी क्रिया को यूज़ नहीं करते? तो चाय की पत्तियों में शुष्कन होता है, बेलन होता है, किम्बन होता है, लेकिन गिलालन की विधि इसमें नहीं होती। ऑप्शन डी, गिलालन की विधि में जो चाय की पत्ती है उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती। दोस्तों, मैं बात करूं चाय की, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। कभी आपके एग्जाम में आए कि चाय में कौन सा अम्ल है? टैनिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। और चाय में कौन सा मादक पदार्थ है? उत्तेजक पदार्थ, थीन। तो चाय में थीन पाया जाता है, ये भी आप याद रखें। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय होती है असम में। और चाय की खेती के लिए मिट्टी अम्लीय होनी जरूरी है। अम्लीय होने के साथ साथ ये लैटेराइट हो, ये भी आप याद रखना। अम्लीय मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है, ये भी आप याद रखें। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताता हूँ चाय के बारे में, क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है? दोस्तों, चाय की पत्तियों में एक बैक्टीरिया छोड़ा जाता है। जब चाय को मतलब क्यूरिंग करेंगे तो वो बैक्टीरिया होता है माइकोकोकस कैंडिड। कभी क्वेश्चन आए कि चाय में माइकोकोकस कैंडिड, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। अच्छा, इसका काम क्या है? तो चाय की पत्ती में जो मतलब कड़वाहट आती है, या चाय की पत्ती में जो तीखापन आता है, जो कठोरता आती है, उसको इस बैक्टीरिया के द्वारा दूर किया जाता है। तो चाय की पत्ती में आने वाले तीखेपन, आने वाली कठोरता को दूर करने के लिए एक बैक्टीरिया छोड़ा जाता है जिसका नाम है माइकोकोकस कैंडिड, और इस विधि को कहा जाता है क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब इलाज करना। चाय की पत्तियां जो मतलब डैमेज हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं, उनको फ्लेवर देने के लिए, उनको रंग देने के लिए हम एक बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, माइकोकोकस कैंडिड, और ये प्रोसेस क्यूरिंग कहलाती है। याद रखना, कभी क्वेश्चन आए कि क्यूरिंग किस फसल के लिए प्रयोग की जाती है? चाय के लिए क्यूरिंग प्रयोग की जाती है। और चाय में जब क्यूरिंग होता है तो बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया कौन सा? माइकोकोकस कैंडिड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो कौन सा सही जवाब है इसका? वो है आपका गिलानन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 39, क्या कहा गया? केकड़े के कितने पैर होते हैं? दोस्तों, केकड़ा या क्रैब, इसमें कितने पैर होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका केकड़े में पैरों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन ए 8। दोस्तों, केकड़ा जो है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है।
आर्थ्रोपोडा फाइलम का जीव है केकड़ा। और इसका जो बाह्य खोल बना होता है ना, वो किसका बना होता है दोस्तों? केकड़े का बाह्य खोल बना होता है काइटिन का। कभी क्वेश्चन आए कि केकड़े का बाह्य खोल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ये आप याद रखिएगा। और साथ साथ दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो सितारा मछली है, जो सितारा मछली होती है कौन से फाइलम में आती है? सितारा मछली क्या ये वास्तव में मछली है या नहीं, ये मुझे कमेंट में लिख के बताना है। ये कौन से फाइलम का जीव है सितारा मछली? और एक और बता देना, जेलीफिश। जेलीफिश ये एक्चुअल में चलो मछली तो नहीं है, लेकिन नाम इनका मछली जैसा ही होता है। तो जेलीफिश और सितारा मछली ये दोनों आपको बताना है कमेंट में, ये कौन से फाइलम में आती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 40। निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित होती है? दोस्तों कृषि विज्ञान की वह शाखा जो पशुओं के कल्याण से बात करती है, जिसमें उनको चारे का ख्याल रखा जाए, उनको स्वास्थ्य सेवा का ख्याल रखा जाए, प्रजनन का ख्याल रखा जाए, तो इसको बोलेंगे आप एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन ए एनिमल हस्बेंड्री से कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, बरेली में, रायबरेली, सॉरी इज्जतनगर। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ये इज्जतनगर में है और ये यूपी के अंदर है। ये भी आप याद रखें। कौन से ज़िले में? बरेली में। आपने गाना भी सुना होगा सुरमा बरेली वाला, तो वही वाली बरेली है ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलो एक प्रश्न और बताता हूँ आपको। दोस्तों पशुओं की आँखें आपने देखा होगा रात में चमकती हैं, आप अंधेरे में उनको देखें कभी तो उनकी आंखों में अलग ही प्रकार की एक लाइट दिखाई देती है। उसका कारण क्या है दोस्तों? पशुओं की आंखों में टिपिडम लूसिडम एक केमिकल पाया जाता है, एक प्रोटीन होता है ये टिपिडम लूसिडम, और इसके कारण पशुओं की आंखें रात में चमकती हैं। जैसे बिल्ली की आंखें देखी होंगी, कुत्ते की आंखें देखी होंगी आपने, तो उसी का कारण टिपिडम लूसिडम होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, बताइए यह किस भाग से प्राप्त होती है? दोस्तों हसीस, ये अगर मैं आपको बताऊं तो हसीस बोलते हैं भांग को। हसीस मतलब क्या है? भांग, जिसको कैनेबिस भी कहा जाता है, गांजा। तो ये किस भाग से प्राप्त होती है दोस्तों? ये प्राप्त होती है पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से। याद रखना, मादा पुष्पक्रम का निस्राव है, तो ये आप याद रखिएगा कि हसीस किस भाग से प्राप्त होती है? पत्तियों से, और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से पैदा होती है। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा चलो ये तो हो गया हसीस। दोस्तों आपसे पूछता हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त होती है। और एक और पूछता है लौंग, ये लौंग बहुत आता है एग्जाम में। लौंग पुष्पकलिका से प्राप्त होती है, जो बड होती है आपकी पुष्पकलिका, इससे प्राप्त होती है लौंग। अच्छा एक और याद रखिएगा केसर भी बहुत आता है एग्जाम में। केसर किससे प्राप्त होती है दोस्तों? केसर स्टिग्मा से प्राप्त होती है। स्टिग्मा जिसे आप वर्तिकाग्र भी बोलते हैं, तो फूल का भाग जो वर्तिकाग्र है, इससे केसर प्राप्त होती है। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से हसीस या भांग पैदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? दोस्तों जेनर दुनिया में सबसे पहला टीका या फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा गया? जेनर। और जेनर ने टीका बनाया था चेचक का टीका। तो दुनिया में सबसे पहली बार चेचक का टीका जो बनाया गया स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, वो जेनर ने बनाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आंत ज्वर को कहा जाता है टाइफाइड। आंत ज्वर का नाम है टाइफाइड। और टाइफाइड जो होता है ये एक बैक्टीरिया से होता है, और टाइफाइड को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी। ये टाइफाइड को फैलाने वाला बैक्टीरिया है। और मैं आपको बता दूं जो टाइफाइड है इसका टेस्ट क्या कहलाता है? बिडाल टेस्ट। टाइफाइड को जिस टेस्ट में हम जांच करते हैं उसका नाम है बिडाल टेस्ट। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया हैजा। दोस्तों हैजा ये दूषित पानी से होने वाला रोग है, और इसको भी एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम है विब्रियो कोलरा। बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है, विब्रियो कोलरा। याद रखना इसके बारे में, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो जेनर किससे जुड़े हुए हैं? चेचक की खोज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अदरक जड़ नहीं है। चलिए एग्री हैं हम, अदरक क्या नहीं है? अदरक रूट नहीं है। इसने कहा कि अदरक तना है। क्यों? क्योंकि तना इसलिए है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। अब नोड या इंटरनोड तो नहीं मान सकते, इसमें गांठें होती हैं, और वही गांठें विकसित होकर एक तने का रूप लेंगी, और तने से क्या बन जाएगा? एक पूरा पौधा बन सकता है अदरक का। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अदरक
जड़ नहीं तना है, क्योंकि इसमें गांठें और पोरियां होती हैं। मतलब इसमें पोरियों का मतलब नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अदरक हमें खाना क्यों ज़रूरी है? अदरक आपको खाना चाहिए क्योंकि अदरक में जिंजरोल होता है। जिंजरोल ये हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है, अच्छा होता है। ये आपके गले के लिए, आपकी आवाज़ के लिए, खांसी में आप इसको खा सकते हैं। तो हमारे भोजन में अदरक होना ज़रूरी है ये, और ये सात्विक आहार भी है एक तरीके से आप माने तो। इससे हमारी चीज़ों को बहुत हमारी बॉडी को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें मिल सकती हैं। तो आई होप कि आप भी अदरक खाइएगा, अदरक की चाय पिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 44, क्या कहा गया? रुधिर वर्णिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों रुधिर वर्णिका का मतलब क्या है? यहाँ बात हो रही है आरबीसी की, आरबीसी की बात हो रही है, याद है ना। अच्छा इसमें क्या कहा गया? पहला कथन, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता है। तो इसका सही, ये तो हो गया आपका सही। इसमें लोहा होता है, ये भी सही है, क्योंकि लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण ही आता है। हीमोग्लोबिन में लाल रंग होता है लोहे के कारण ही। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। दोस्तों नाम से ही पता है, रेड ब्लड कार्पल्स, तो इसमें लाल रंग में प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 44 का दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी। 1, 2, 3 ये तीनों कथन सत्य है। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे ब्लड के बारे में, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मतलब कैसा हो गया ये? एल्कलाइन होता है। ब्लड हमारा एल्कलाइन होता है, ये भी आप याद रखें। और जो ब्लड है ये बनता कहाँ पर है? दोस्तों आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में। आरबीसी हमारे बोन मैरो में बनती हैं, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, ये भी आप याद रखेगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड में कितने % प्लाज्मा होता है? दोस्तों ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा 55% और बाकी जो सेल्स होती है वो 45% होती हैं, ये भी आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हैजा, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ देखें इसमें क्या कहा है क्वेश्चन संख्या 45 में। देखो इसमें है आपका मियादी बुखार। दोस्तों मियादी बुखार बोलते हैं टाइफाइड को, और टाइफाइड जब आएगा तो आपके पाचन तंत्र को ख़राब करता है, तो ये सही है आपका। उसके बाद में आपका टिटनेस, अच्छा टीबी फेफड़े का रोग है। हैजा, इसको दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। हैजा दोस्तों, हैजा पाचन तंत्र को वो करता है, क्योंकि उल्टी और इसमें दस्त हो जाते हैं आपको। क्षय रोग की बात करूँ तो ये फेफड़ा। टिटनिस की बात करूँ दोस्तों, टिटनिस जो होता है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और उसके बाद में आपका मियादी बुखार। दोस्तों मियादी बुखार बचा गला, तो ये आपका गलत है, क्योंकि मियादी बुखार जो होता है ये टाइफाइड होता है हमारा। मियादी बुखार टाइफाइड है, तो इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा। मैं आपको दोबारा मिलवा देता हूँ। हैजा जो है ये हैजा पाचन तंत्र को, टीबी फेफड़े का रोग है, टिटनिस तंत्रिका तंत्र का, और मियादी बुखार ये टाइफाइड होता है आपका, ऐसे याद रखिएगा। सीपीयू, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और दोस्तों सीपीयू जो है एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू क्या है? एक कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर जो भी काम करता है वो सीपीयू के द्वारा करता है। कैसे करता है एक बार देख लेते हैं। इसका एक डायग्राम है मेरे पास। दोस्तों ये है सीपीयू, पूरा एक प्रोसेस है। आप इनपुट देंगे, सीपीयू का काम होता है उसको आउटपुट में बदलना। सीपीयू के 3 भाग हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू और एक मेमोरी यूनिट। एएलयू का मतलब है जितनी भी मैथमेटिकल्स कंडीशन आएंगी, मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको सोल्व करने वाला भाग है आपका एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बाकी कंट्रोल यूनिट है और रैम, इसकी जो मेमोरी यूनिट है वो अपनी मेमोरी सोच के काम करेगा। तो ये तीनों भाग आप याद रखना। सीपीयू के 3 पार्ट है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, और ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके दे देता है। सीपीयू के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो मैं बात करूं दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को रैम कहा जाता है। ऑप्शन बी, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम कहलाती है। और दोस्तों जो रैम होती है ये कहाँ पे होती है? दोस्तों रैम रहती है मदरबोर्ड में। कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि कंप्यूटर में जो रैम है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो रैम मदरबोर्ड में पाई जाती है। और ये क्या स्थायी मेमोरी है? दोस्तों नहीं, ये आपकी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब अगर आपने विद्युत की सप्लाई बंद की तो यहाँ से जो डेटा है वो सारा क्या होगा? ख़त्म हो जाता है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका ईप्रोम। ईप्रोम का मतलब क्या है? इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होती है। कैसी है? स्थायी मेमोरी होती है, आप याद रखिएगा। स्थायी मेमोरी है ईप्रोम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर की मुख्य स्मृति होती है रैम। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम
एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंब को ऐसे अंकीय आंकड़े या डेटा में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर जमा करता है। दोस्तों बात कर रहे हैं प्रतिबिंबों की, तो प्रतिबिंबों को डेटा में बदलने वाला होता है स्कैनर, ऑप्शन डी स्कैनर। दोस्तों स्कैनर जो होता है ये एक फोटोग्राफी मशीन की तरह भी कार्य करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है माउस। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलवर्ट ने। डगलस एंजलवर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, डगलस एंजलवर्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नासा द्वारा विकसित सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और नासा ने जो कंप्यूटर बनाया वो है आपका कोलंबिया, ऑप्शन ए कोलंबिया। अच्छा, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा आज की डेट में? वो है आपका परम सिद्धि। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि है, ये आप याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर जो आज के टाइम में है सुपर कंप्यूटर, वो है आपका फ्रंटियर। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, ये भी आप याद रखें। फ्रंटियर एचपी कंपनी ने बनाया, अमेरिका की कंपनी है ये। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत में जो बना पहला सुपर कंप्यूटर वो है परम 8000, ये आप याद रखना। और भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर वो है आपका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नॉर्मल कंप्यूटर है और परम सुपर कंप्यूटर है, दोनों आप याद रखिएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट का। आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो, सजीवन, एनिमेशन में सूचना को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक ऐसा सिस्टम जिसमें ध्वनि है, मतलब ऑडियो वीडियो एनिमेशन है, तो ग्राफिक्स है, तो इसको बोलेंगे मल्टीमीडिया, मतलब बहुमीडिया इसको कहा जाता है, मल्टीमीडिया, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको फिर मिलूँगा अगले मॉक टेस्ट के साथ। ये सीरीज़ दोपहर को रहेगी मेरी साइंस वाली, और इसमें मैं 20 से 30 प्रश्न डेली आपको अभ्यास कराऊंगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।